दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार के गोपालगंज जिले के गंडक नदी पर बने 70 घाट महासेतु के अप्रोच पथ के ध्वस्त होने का सिलसिला अभी भी जारी है। बुधवार को जहां रोड टूटा था वहां पहले महज 20 से 30 फीट का एरिया को ही नुकसान पहुंचा था, लेकिन ये एरिया अब बढ़कर 60 फीट से भी ज्यादा हो गया है। जिला प्रशासन ने इस मामले में 3 FIR दर्ज कराए हैं। जी हां, डीएम अरशद अजीज और एसपी ने इस ध्वस्त रोड का जायजा लिया। डीएम अरशद अजीज ने बताया कि बुधवार को कटाव के बाद जब अभियंताओं की टीम मरम्मत करने गई थी तब भी ग्रामीणों के द्वारा कटाव निरोधी कार्य रोक दिया गया था। भारत और नेपाल के बीच तनावपूर्ण संबंध की बानगी एक बार फिर बिहार के सीमावर्ती जिले में दिखाई दी है। जी हां, बिहार के पश्चिमी चंपारण के सीमावर्ती भेरहरिया गांव के समीप यानी कि भेरहरिया गांव के पास नो मैंस लैंड पर भारत और नेपालियों के बीच गुरुवार शाम हाथापाई हो गई। जी हां, इससे वहां थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। सूचना पर एसएसबी कैंप के अधिकारी और जवान घटनास्थल पर पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि भारतीय क्षेत्र के भेरहरिया का एक व्यक्ति भैंस लेकर नेपाल की ओर जा रहा था। इसी दौरान नेपाल पर हरियों की मौजूदगी में नेपालियों ने उसे रोक दिया। इसके बाद उसका वीडियो क्लिप बनाया गया। इसके बाद भैंस लेकर वह व्यक्ति भारतीय सीमा में लौट आया। उसने उसकी जानकारी लोगों को दी। इसी दौरान नेपाली क्षेत्र के भेरहरिया के लोग भारतीय क्षेत्र से खाद लेकर नेपाल की ओर जाने लगा। इसका विरोध भारतीयों ने भी किया। दोनों पक्ष के बीच कहासुनी होते होते हाथापाई पर उतर गई। जी हां, भेरहरिया एसएसबी कैंप के अधिकारी और जवान घटनास्थल पर पहुंचे। उन लोगों ने मामलों को शांत करवाया। बिहार में संक्रमण रोकने के लिए फिर से लगाए गए लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिख रहा है। इस बीच राज्य में संक्रमण का आंकड़ा 21,000 के पार चला गया है। उधर नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण बाढ़ के हालात भी गंभीर होते जा रहे हैं। गाँव में तो फिर भी हल्की फुल्की चहल पहल दिखाई दे रही है, पर राज्य के शहर और तमाम सड़कें वीरान हैं। आवश्यक काम से निकले इक्के दुक्के वाहन ही दिख रहे हैं। पटना की बात करें तो 1 दर्जन से अधिक चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। केवल आवश्यक और आपात सेवा के लिए ही आने जाने की ही अनुमति दी जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके बताया कि संक्रमण में आई तेजी को देखते हुए बिहार में जो 2 हफ्ता का लॉकडाउन लगा हुआ है उसमें बिहार की जनता पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने आगे बोलते हुए कहा कि महामारी के दौरान बिहार की जनता पूरी तरीके से सावधानियां बरत रहे हैं, लेकिन विपक्ष पहले की तरह ही सिर्फ बिहार की जनता का अपमान कर रहा है। सुशील कुमार मोदी ने खासकर बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी के युवा नेताओं पर कहा है कि उन्हें किसी प्रकार का शिष्टाचार नहीं है और युवा राजद नेताओं को पहले शिष्टाचार का गुण सीखना चाहिए। बिहार में तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामले में हर तरफ खलबली मच गई है। जी हां, अब बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हो रहे हैं। यही वजह है कि हॉस्पिटल में बेड की संख्या कम हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। पटना जंक्शन समेत बिहार के 15 स्टेशनों पर आइसोलेशन के लिए 300 कोच खड़े किए जाएंगे। ईस्ट सेंट्रल के CPRO राजेश कुमार के अनुसार पटना, सोनपुर, नरकटियागंज, जयनगर, रक्सौल, बरौनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीवान, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, छपरा, कटिहार एवं भागलपुर स्टेशनों पर आइसोलेशन कोच खड़े किए जाएंगे। हर स्टेशन पर आइसोलेशन के लिए ट्रेन की पूरी एक रेक होगी। इसमें कुल कोच की संख्या 20 होगी। बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में प्रतिदिन 20,000 लोगों के सैंपल की जांच का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्देश के बाद सैंपल की जांच का दायरा और इसकी संख्या बढ़ाने की जोर शोर से तैयारी चल रही है। प्रदेश में फिलहाल अभी 10,000 प्रतिदिन जांच का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और अब इसको 20,000 किए जाने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वैसे मरीज जिन्हें संक्रमण के स्पष्ट लक्षण हैं या हाई रिस्क कन्वेस्टेंट वाले हैं वे किसी भी चिन्हित जगह पर जाकर अपनी जांच करा सकेंगे। बिहार में कृषि कार्य करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार 20 लाख किसानों को मुआवजा देने वाली है। आपको बता दें कि 2019-20 से गेहूं सहित रबी फसलों के नुकसान के लिए किसानों को पैसा दिया जाएगा। खबर के मुताबिक जिन किसानों ने फसल सहायता योजना के लिए आवेदन किया था उन किसानों को बिहार सरकार अगस्त के अंत तक खातों में पैसा भेज देगी। किसानों को प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपए के हिसाब से राशि दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 10 दिनों के अंदर
अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय से रिपोर्ट सहकारिता विभाग को मिल जाएगी। इसके बाद किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन से हुए खराब स्थिति को देखने के बाद काम धंधा बंद होने से जलालत झेल रहे प्रवासी मजदूरों के घर आने तथा यहां काम नहीं मिलने के बाद वापस लौटकर प्रदेश जाने का सिलसिला लगातार जारी है। देश के विभिन्न शहरों से रोज जहां कामगार अपने घर लौट रहे हैं, वहीं काम नहीं मिलने के बाद फिर से प्रदेश लौटने लगे हैं। रेल मंत्रालय द्वारा चलाई गई वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रवासी कामगारों के घर आने और घर से फिर प्रदेश जाने का सबसे बड़ा साधन बन रही है। लॉकडाउन में लाखों लोगों के जहां काम बंद हो गए थे, वहीं महानगरों में हो रही जलालत देखकर कुछ छोटे व्यवसायियों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी, बेच दी। उनकी सोच थी कि गांव जाएंगे, गांव में ही रहेंगे, अब यहां लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन हालात कुछ ऐसी बन गई है कि वे फिर से लौटकर जा रहे हैं। दुकान बेचकर लाया गया पैसा घर पर खर्च हो चुका है, तो फिर दिल्ली जाने के लिए ये लोग महाजन के कर्ज लेकर जा रहे हैं। ये दास्तां है बिहार के अधिकतर प्रवासी मजदूरों का। बिहार में बढ़ते पॉजिटिव के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में पॉजिटिव केस की संख्या 21,000 को पार कर गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का दफ्तर भी इसकी चपेट में आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आप्त सचिव समेत मंत्री के सेल के 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगल पांडे के सेल में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर संक्रमित हुए हैं। कल इन सबकी जाँच रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ की 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अधिकतर नदियों के साथ गंगा का पानी भी चढ़ने लगा है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा के जलस्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। इससे नदी से सटे निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सहायक नदियों में उफान और गंगा में पानी भर जाने से एक बड़े क्षेत्र में बाढ़ का खतरा गहरा सकता है। अगले 2 दिनों तक जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका के चलते जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अपने इंजीनियरों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर बिहार की 9 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोपालगंज जिले में सत्तरघाट पुल का अप्रोच रोड टूटने पर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चिराग पासवान ने ट्वीट करके लिखा है कि 264 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का एक हिस्सा आज ध्वस्त हो गया है। जनता के पैसे से किया गया कोई भी कार्य पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। इस तरीके से घटनाएं जनता के एक नजर में जीरो करप्शन पर सवाल उठ रहा है। लोजपा मांग करती है कि उच्च स्तरीय जांच करके जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में 65 साल से ज्यादा की उम्र वाले मतदाताओं के पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की बात सामने आई थी, पर अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 65 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग ने चुनौतियों का हवाला देते हुए इस संबंध में किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करने से मना कर दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार के सभी ग्राम पंचायतों की राशि जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है पैसा बिहार के ग्राम पंचायतों को मिला है। जी हां, खबर के मुताबिक बिहार के पंचायती राज संस्थानों को 15,180 करोड़ की राशि दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार 70% यानी कि 867 करोड़ ग्राम पंचायतों को, 20% 250 करोड़ पंचायत समिति एवं 10% 124 करोड़ राशि जिला परिषद को मिलेगा। ये पैसा सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा। इस पैसे को खर्च गाँव के विकास कार्य में लगाया जाएगा। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध राशि का 80% गाँवों में घरों तक पाइप से पानी पहुंचाने की पेयजल निश्चय योजना और 20% पंचायतों के चिन्हित करके जीर्णोद्धार पर खर्च करेगी। इससे गांवों में नली और सड़क की मरम्मत होगी। साथ ही साथ जल जीवन हरियाली से जुड़ी योजनाओं पर भी खर्च किया जाएगा। कोसी की गोद में बसे सुपौल जिले का ऐसा गांव जो हर साल खिसकता रहता है। जी हां, सुनने में थोड़ा आश्चर्य भले ही लगता हो, पर हकीकत है कि कोसी के तटीय इलाकों में बसा गांव आज जहां है, अगले साल वहां नहीं होता है। कुछ दिन गांव के कोई भी लोग बाहर जाने के बाद दोबारा लौटकर गांव खोजना मुश्किल हो जाता है। अपने गांव खोजने के लिए लोगों को पता पूछना पड़ता है। सुपौल से लगभग 60 किलोमीटर दूर मनोड़ा प्रखंड का ऐसा गाँव है खुखनाहा। यह गांव कोसी की गोद में बसा है। आबादी 500 से 700 के करीब है। गांव में रहने वालों की अपनी जमीन और अपनी खेती भी है, पर हर साल गांव का भूगोल पूरी तरीके से बदल जाता है। आज कोसी के एक छोर पर है तो अगले साल पता नहीं कौन से कोने पर लोग होंगे, उन्हें भी पता नहीं है। ये परेशानी कोसी के कटाव के कारण पैदा होती है। कोसी के तटवर्ती क्षेत्र में सुपौल, सहरसा, मधुबनी के 300 से ज्यादा घर मौजूद हैं।
लॉकडाउन के पहले दिन पटना जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर 409 लोगों को बगैर मास्क के पकड़ा। लोगों से 20,000 से अधिक जुर्माना लिया गया। 130 दुकानों पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की है। डीएम कुमार रवि के निर्देश पर 8 अलग अलग टीमों ने शहर में छापेमारी की। जिन लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया उनमें से अधिकतर लोग मोहल्ले में घूम रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने 19 वाहनों को जब्त किया गया है। इसी प्रकार डीएम द्वारा गठित धावा दल ने शहर के विभिन्न इलाकों में 130 दुकानों को बंद कराया। ये ऐसी दुकान थे जिन्हें लॉकडाउन में बंद रखने को कहा गया है, फिर भी संचालित हो रही थी। दुकानदारों पर जुर्माना किया गया है। लॉकडाउन में भी जो दुकान संचालित हो रही थी उनमें ज्यादातर परचून की दुकानें शामिल है। कई इलाकों में चोरी छिपे कपड़े की दुकान संचालित हो रही थी। प्रशासन ने सभी पर कार्रवाई की है। दक्षिण कोरिया में संक्रमण के संकट के बीच चुनाव हुए। सिंगापुर में भी चुनाव हुए। यहां तक कि अमेरिका में भी चुनाव होने जा रहे हैं। फिर भी बिहार में चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? संक्रमण के खतरे के बीच बिहार में चुनाव टालने की मांग पर सीएम नीतीश कुमार के खास सिपा सलाहकारों ने यही तर्क दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार के करीबियों और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि दुनिया में बिहार एकमात्र ऐसा जगह नहीं है जहां महामारी के बीच चुनाव होने वाले हैं। अशोक चौधरी ने कहा है कि हमें लोगों के जान की परवाह है, लेकिन चुनाव का संवैधानिक जिम्मेवारी है जिस पर चुनाव आयोग को फैसला लेना है। उन्होंने कहा कि जेडीयू को उम्मीद है कि चुनाव आयोग मतदाताओं और चुनाव कराने में लगे लोगों की पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संक्रमण को दूर करने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं ताकि महामारी को दूर किया जा सके। इसको लेकर उन्होंने सभी अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है कि ताकि इस महामारी से जल्द छुटकारा पाया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश दिया है कि बिहार में अब टेस्टिंग क्षमता बढ़ाएं। जी हां, प्रतिदिन 20,000 कराएं। अस्पतालों को चिन्हित करके नई सुविधाएं भी सुनिश्चित किया जाए। नीतीश कुमार ने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल सेंटर में आइसोलेशन बेड की संख्या तुरंत बढ़ाने का आदेश दिया है। बिना मास्क घर से बाहर निकलने पर रोक लगाई जाए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों को सील किया जाए। सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड पर्याप्त संख्या में सुनिश्चित की जाए। राज्य की सभी सीमाएं सील की जाए। लॉकडाउन का पालन सख्ती के साथ किया जाए। ऐसे मरीज जिनमें संक्रमण के लक्षण हैं या जो हाई कनेक्ट वाले हैं वे किसी भी चिन्हित जगह पर जाकर अपनी जांच करा सकते हैं। बिहार सरकार राज्य के विकास के लिए कई बड़े बड़े फैसले ले रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने राज्य में निवेश करने के लिए 24 कंपनियों को न्योता दिया है। उनमें से ज्यादातर कंपनियों ने बिहार में फैक्ट्री लगाने की इच्छा जताई है। बिहार के उद्योग मंत्री ने पत्र के माध्यम से 24 कंपनियों को बिहार में निवेश करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, कृषि उपकरण के निर्माण, आईटी, ऊर्जा, रसायन, चमड़ा, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र में निवेश के लिए अच्छी संभावना है। लॉकडाउन की वजह से 20 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार वापस आए हैं, जिससे कंपनियों को मजदूरों की कमी नहीं होगी। बिहार के पटना, पूर्णिया जैसे कई जिलों में जमीन भी उपलब्ध है। बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से कई सारे लाभ युवाओं और शिक्षकों को दिया जा रहा है, जिससे उनकी परेशानी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए अब बहुत ही बड़ा लाभ मिल रहा है। सरकार ने 15 अगस्त से उन्हें सेवा शर्त देने पर मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब इन शिक्षकों को सामान्य शिक्षकों की तरह सभी प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। आपको बता दें कि बिहार में 4 लाख से भी ज्यादा नियोजित शिक्षकों को पेंशन ग्रेच्युइटी का लाभ प्राप्त होगा। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों की मांगे पूरी कर रही है ताकि आने वाले चुनाव में किसी तरह का दिक्कत ना हो सके। इन सभी लाभों से शिक्षकों के अंदर एक अलग ही फीलिंग हो रही है। दोस्तों, अगर आप ब्लॉक की नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार सरकार आपको नौकरी करने का मौका दे रही है। इस मौके को आप हाथ से जाने बिल्कुल ना दें। आज इसी विषय पर जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से। जी हाँ, सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार सरकार ने ब्लॉक अकाउंटेंट, ब्लॉक स्वास्थ्य प्रबंधक और ब्लॉक समुदाय मोबिलाइजर के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ब्लॉक अकाउंटेंट के लिए 50 पद शामिल है। ब्लॉक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए 59 पद, ब्लॉक समुदाय मोबिलाइजर के लिए 78 पद हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 26 जुलाई 2020 है। इच्छुक उम्मीदवार स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के अधिकतर वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
गंगा नदी पर भागलपुर जिले के विक्रमशिला कटारिया के बीच बनने वाले रेल पुल के निर्माण की कवायद अब तेज कर दी गई है। पुल की डिजाइन तैयार कर लिया गया है। दिसंबर महीने में इसकी निविदा निकलेगी। इसके बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पुल और पहुंच पथ मिलाकर पुल की लंबाई 24 किलोमीटर होगी, जो देश का सबसे बड़ा पुल होगा। पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार इस पुल का एक छोटा बटेश्वर स्थान और दूसरा नवगछिया कटिहार रेल मंडल के कटरिया स्टेशन के पास मिलेगा। निर्माण को लेकर जून में ही पथ निर्माण विभाग के सहायक मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने रेलवे बोर्ड के मेंबर्स इंजीनियरों को लेटर भेज दिया है। गैर मजरूआ मालिक जमीन के दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन और लगान रसीद जारी करने में आ रही समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। अब 1 जनवरी 1946 के पूर्व विक्रय पत्र पट्टा हुक्मनामा के आधार पर निलंबित वैसी जमीन जो पंजी 2 में गैर मजरूआ भूमि दर्ज है, उसकी रसीद जारी हो सकेगी। इस तरीके से जमाबंदी जमीन पर निर्णय लेकर रसीद जारी करने का अधिकार अंचल कार्यालय में दे दिया गया है। इसके लिए अभिलेख भूमि सुधार और अनुमंडल पदाधिकारियों के पास भेजने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अंचल अधिकारी अपने स्तर से अभिलेख और स्थल के भौतिक सत्यापन से संतुष्ट होकर अंतिम आदेश पारित कर सकेंगे। जारी मैनुअल लगान रसीद के आधार पर अब गैर मजरूआ मालिक जमीन की ऑनलाइन लगान रसीद जारी करने की व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से अब अवैध या फिर संदेहास्पद जमाबंदी के रूप में चिन्हित सारी जमीन की रसीद निर्गत होगी। भारत की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने गुटखा और पान मसाले के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब राजधानी में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और खैनी आदि की बिक्री पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा आयुक्त DN सिंह ने इन उत्पादनों पर प्रतिबंध के संबंध में एक अधिसूचना जारी किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के अयोध्या और भगवान राम पर दिए गए विवादित बयान से सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी के संत भी नाराज हैं। संत समाज ने बयान की निंदा की है। इन लोगों का कहना है कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेपाल में कोई सरयू नदी नहीं बहती है। इस तरह का विवादास्पद बयान भारत नेपाल संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। राजनीतिक दलों को इसका जोरदार विरोध करना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। पुनौरा धाम के महंत कौशल किशोर दास का कहना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक कारों को खास सहूलियत देने की तैयारी में है। उन्हें पार्किंग और टोल में खास डिस्काउंट दिया जा सकता है। इन वाहनों की अलग पहचान के लिए इन पर हरे रंग की नंबर प्लेट लगाने का फैसला किया गया है। वहीं अब वाहनों के नंबर प्लेट के रंगों को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने कहा है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों पर हरे रंग की नंबर प्लेट और उस पर पीले रंग से वाहनों का नंबर लिखने का काम जारी है। आज के वर्तमान समय में देश के सभी राज्यों में जमीन की खरीद बिक्री होती रहती है, लेकिन औसतन हर राज्य के मुकाबले बिहार में जमीन का रेट सबसे अधिक है। यहाँ के लोग शहर में बड़ी कीमत पर जमीन खरीदते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो पटना से जुड़े कई इलाकों में जमीन की कीमत दुगुनी गति के साथ बढ़ रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार पटना के शहरी क्षेत्रों की जमीन की कीमतों में 30 से 60 लाख रुपये प्रति कट्ठा है। हालांकि अंदर की जमीन अब भी 20 से बढ़कर 25 लाख रुपये प्रति कट्ठा तक जा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के अलग अलग शहरों में भी जमीन की कीमत दुगुनी गति के साथ बढ़ रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।